ऑसिलेशन, चैप्टर 14 है ऑसिलेशन। और बेटा प्लीज इसे ढंग से पढ़ना, ढंग से पढ़ना इसको, मैं ढंग से और ढंग से पढ़ाऊंगा और आप भी ढंग से पढ़ना, क्योंकि एक तो बिना ऑसिलेशन के आपको वेव समझ में नहीं आएगा, अगला मतलब वेव की मैथमेटिक्स नहीं आएगी समझ में। तो वो मैथमेटिक्स नहीं है, मतलब थ्योरेटिकल तो मैं वेव काफी अच्छा बिना इसके भी समझा दूंगा, लेकिन जब मैथ कनेक्ट होती है तो वेव में थोड़ी दिक्कत होगी इसके बिना। तो एक तो ऑसिलेशन इस लिहाज से भी पढ़ना है, दूसरा जब वेव समझ में नहीं आएगा तो 12th में दिक्कतें होंगी, तीसरा कंपटीशन में इंपॉर्टेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, और चौथा इसमें मजा भी आएगा पढ़ने में। बहुत दिन हो गए ना प्रॉपर्टी पढ़ते पढ़ते, अलग थर्मोडायनेमिक्स लो के विस्कोसिटी लो के ये लो, है ना, थोड़ा बहुत दिन हो गए प्रॉपर्टी पढ़ते पढ़ते। अब आपको फर्स्ट बुक जैसा एहसास होगा, जिन्होंने फर्स्ट बुक मुझसे पढ़ी है उन्हें फर्स्ट बुक जैसा वापस एहसास होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। पर्सनली मैं बताऊं, मुझे फर्स्ट बुक पढ़ाना बहुत कंफर्टेबल लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है, आसान भी लगता है, मजे से भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। सेकंड बुक में आती प्रेशर बन जाता है हर बार, जल्दी जल्दी सिलेबस कराओ और सिलेबस कराओ उनका फटाफट, पता नहीं स्कूलों में कौन सी घुट्टी पीते हैं, फर्स्ट बुक तो धीमे धीमे कराते हैं और सेकंड बुक में रॉकेट बना देते हैं सिलेबस को, वो मुझसे हो नहीं पाता, इसलिए सेकंड बुक का प्रेशर काफी रहता है। लेकिन चलिए इसको मजे से पढ़ेंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए कि आपको समझ में आएगा, है ही नहीं इसमें कुछ ज्यादा खास। और हाँ, यदि आपके पास बायो है तो मैंने एक वीडियो और बनाई थी, कल ग्रुप में भेजी थी, डाली थी, उसको जरूर देखिएगा। अब मैथ वाले भी हैं तो भी देखना, थोड़ी स्पीड बनेगी आपकी। कुछ मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, जो यहाँ यदि मैथ वाले भी देख लेंगे तो थोड़ा फ्लुएंट हो जाएगी। तो चलिए ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं। ऑसिलेशन स्टार्ट करना है तो पहली डेफिनेशन है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन आपने अब तक सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे पढ़े ना, आज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन सिंपल, जो एक डेफिनेट पीरियड के बाद, डेफिनेट पीरियड, जिसमें पीरियड, संसार में पीरियड का मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म। पीरियड पुनर्जन्म मतलब रिपीट होना एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। जो चीज अपने आप को रिपीट करते हैं हम बोलते हैं यार एक डेफिनेट पीरियड के बाद रिपीट हो रही है, पीरियड, या उसका पीरियड आ गया यार उसकी मरने का टाइम आ गया, या उसका ये पीरियड जो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट ही करे। आपका बर्थडे आता है, बोलो, या चलो बर्थडे छोड़ो, 14 फरवरी आ रही है, हर साल रिपीट होती है, हर साल वही दुख, कोई नहीं है यार, शिट। तो 14 फरवरी हर एक साल बाद आपको वही मिलेगी, वही रिपीट हो जाएगी, वही 14 फरवरी आएगी। तो पीरियोडिक मोशन, अब हम मोशन और कनेक्ट कर दो, ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करे, अपने आप को रिपीट करे, और जितनी देर में वो रिपीट करे उसको हम टाइम बोलेंगे कैपिटल टी। आधा पद्दा पूरा करेगा, आधा पद्दा तो टी बोलेंगे, लेकिन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसे कैपिटल टी बोलेंगे, है ना, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी के बाद उसे ये लगा यार ये तो फिर से वही, फिर से खेलना पड़ेगा, हाँ, फिर कैपिटल टी के बाद फिर वही, फिर कैपिटल टी के बाद फिर वही, हर कैपिटल टी के बाद वो बंदा यानी 0वें सेकंड जहां से स्टार्ट करेगा कैपिटल टी के बाद अपने आप को वहीं पाएगा, फिर कैपिटल टी और जोड़ दो यानी 2t, फिर कैपिटल टी और जोड़ दो, वो अपने आप को वहीं पाएगा। जैसे बहुत सिंपल है, घड़ी की टिक 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 टिक, जैसे ये सेकंड, ये 12 है, 3, बाकी अपने आप नंबर एडजस्ट कर लेना, 9, ये सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली टिक 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 टिक, दिस इज मोशन है ना, फिजिक्स के हिसाब से तो मोशन है। इसकी टिप को गौर करोगे, इसकी पूरी क्या कहते हैं हैंड को गौर करोगे तो मोशन तो कर ही रही है, लेकिन आज इसको एक नए नाम से भी सोचो, ये पीरियोडिक मोशन, ये टिप, यही पूरी की पूरी बॉडी, ये पूरी एंड, ये 0वें सेकंड आप जहां देखोगे, 0वें सेकंड आप जहां देखोगे 60 सेकंड के बाद आप वहीं देखोगे या नहीं देखोगे? बताइए, आप 0वें सेकंड जहां देखोगे 60 सेकंड के बाद वहीं देखोगे कि नहीं? अच्छा, हम सबने बचपन में काम किया होगा, सामने दीवार घड़ी रखी हुई है, उसके सेकंड गिनने होंगे, टिक 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 टिक, ओ हाँ 60 हो गए। लेकिन बचपन में हमने ये गलती की होगी, और दे सको आंसर तो जरूर देना, आंसर जवाब देना। हम क्या करते थे बचपने में, पहले सुई का 12 पे आने का ही वेट करते थे कि नहीं तभी से गिनेंगे, करते थे कि नहीं, कि पहले ये 12 पे आएगी उसके बाद 1 2 3, मतलब किया था या नहीं, पहले इसका 12 पे आने का वेट करते थे। अब झूठ बोलो बात अलग है, लेकिन सबने यही किया होगा कि पहले इसको 12 पर ही आने का वेट करते थे, उसके बाद काउंटिंग चालू करते थे, है ना। लेकिन अब तो आप स्मार्ट हो गए हो, क्या आपको लगता है कि हमें यदि इसका पीरियड काउंट करना है, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो क्या इसको पहले 12 पे आने का वेट करें?
नहीं ना, हमने ये फर्स्ट बुक में पढ़ लिया था कि चॉइस ऑफ ओरिजिन और चॉइस ऑफ स्टॉपवॉच आपकी होती है कि नहीं होती स्टॉपवॉच। इवन ये सेकंड की सुई है, ठीक है, यदि कोई यहां से स्टार्ट करता है, ये 12 1 2, यदि सेकंड की सुई यहां से स्टार्ट करता है, वो ये लिख देता है t = 0, फिर मतलब घड़ी की सुई को मेजर करने के लिए एक और घड़ी यूज कर रहे हो, उस घड़ी का टाइम 0 है, ठीक है, उसका तो टिक 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 टिक, जब वो यहाँ आएगा तो बताओ घड़ी में कितना टाइम हो चुका होगा, बोलो उस दूसरी वाली में, इस वाली में नहीं। बताइए, यदि आपने यहां से स्टार्ट किया और जैसे ही स्टार्ट किया आपने वो स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, स्टॉप वॉच अपने हाथ की स्टार्ट कर दी, अब ये चल रही है टिक 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 टिक, जैसे ही आएगी तो आपकी स्टॉप वॉच में टाइम हो रहा होगा 60 सेकेंड। ये 60 सेकेंड को कहते हैं इसका टाइम पीरियड, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, फिर कंटिन्यू, आपने स्टॉप वॉच बंद नहीं करी, टिक 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 टिक, जब यहाँ पे आएगा तो अगली बार जब यहीं पे आएगी तो टाइम 120 सेकंड होगा उस स्टॉप वॉच में, जब है ना, तो यानी 0वें सेकंड यदि वो यहाँ है तो 60 सेकंड के बाद भी वो यहीं मिली, 120 सेकंड के बाद भी यहीं मिली, 180 सेकंड के बाद भी वो यहीं मिलेगी, 180 सेकंड। तो टाइम पीरियड समझ में आ गया, वो शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट वर्ड और ऐड किया मैंने, इट इज द शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर विच द मोशन रिपीट इटसेल्फ, मोशन अपने आप को फिर से रिपीट कर ले, टिक 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 टिक। अब शॉर्टेस्ट वर्ड क्यों जोड़ा, क्योंकि देखो यदि ये 0वें सेकंड पे यहाँ आई है ना, 0वें सेकंड पे आपकी थोड़ी, और ये आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, आपकी आंख लग गई थोड़ी देर के लिए, आपने 60 सेकंड पे ये नोटिस ही नहीं कर पाए कि वो वहां पे आई थी, आपने जब वो यहाँ आगे घूम के आपकी आंख खुली, अच्छा अभी नहीं आई है, तो आप तो ये देखोगे क्योंकि आएगी तो वो 120 सेकंड पे भी वहां पे आएगी, तो वो 180 सेकंड पे भी वहां पे। टाइम पीरियड का मतलब होता है शॉर्टेस्ट टाइम, वो शॉर्टेस्ट टाइम जब उसका पुनर्जन्म हुआ दोबारा से, आएगी तो वो 120 सेकंड के बाद भी, लेकिन 60 सेकंड से पहले नहीं आएगी ना, तो 60 सेकंड ही क्या चीज है, टाइम पीरियड। तो पहला तो ये पीरियोडिक मोशन, जो वो मोशन जो अपने आप को रिपीट करे। अब बंदूक से जब गोली निकलती है टाइम, तो वो रिपीट नहीं करती, वो निकल गई तो निकल गई, आपकी गर्दन यूं हो जाएगी, जाती चली जाएगी, बस निकल गई स्टेशन से या ट्रेन निकल गई तो आप अपनी गर्दन यूं देखते रहोगे बस, लेकिन पीरियोडिक मोशन में यूं यूं करके देखते रहोगे, अच्छा ये यूं 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 देखते रहोगे, पीरियोडिक मोशन। आइए, ठीक है, तो हाँ, तो मैंने बताया था जैसे घड़ी की सेकंड की सुई है, 0वें सेकंड आप स्टार्ट करते हो तो 60 सेकंड बाद वही, 120 सेकंड के बाद वही, 180 सेकंड के बाद भी वही 3 की 40 मतलब 240, हर टी टाइम के बाद। और आप किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव टाइम पीरियड को घटा लीजिए, 60 ही आएगा, इसमें से इसे घटा लो, इसमें से इसे घटा लो, इसमें से इसे घटा लो, हर 60 सेकंड के बाद रिपीट। और सेकंड की सुई क्यों, मिनट वाली सुई भी बताना, ये तो सेकंड के लिए हो गया, मिनट वाली सुई का 0 से स्टार्ट करना तो अगली बार उसी पोजीशन पे कब मिलेगी, मिनट वाली सुई, वो भी पीरियोडिक मोशन है लेकिन उसका टाइम पीरियड अलग है, वो भी पीरियोडिक मोशन है लेकिन उसका टाइम पीरियड अलग है। मिनट वाली सुई का मिनट स्वानी गड़बड़ हो गई, 60 मिनट आएगा, मिनट वाली सुई 60 मिनट बाद उसी जगह पे होगी, 60 मिनट बाद या 1 घंटे बाद वही होगी, जो इससे थोड़ा छोटा वाला एंड होता है ना, मिनट वाली सुई 1 घंटे के बाद वो वही होगी, फिर 60 मिनट बाद वही होगी, फिर 60 मिनट बाद वही होगी। तो मिनट की सुई भी पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रही है। आवर वाली सुई बताना, आवर वाली सुई 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो बताना उसका टाइम पीरियड कितना है, आवर वाली सुई का, आवर वाली निडल का, आवर वाली उसका टाइम पीरियड कितना है, द शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर विच उसे ये मिले, अरे ये तो मैं वहीं आ गई, तुषार ने बताया 24 आवर। और बोलो बेटा, अरे यार आप लोग सुबह सुबह रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, 60 आवर वाली सुई का, यार ये कैसा बैच है यार, हे भगवान मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हाँ, छाया ने ठीक जवाब दिया, 12 घंटे होगा यार, क्या पढ़ते हो यार, घड़ी 12 घंटे के बाद रिपीट होगी, सोचो। आवर वाली सुई का जो टाइम पीरियड है वो पीरियोडिक मोशन का मतलब जब वो चीज उसी पोजीशन पे वापस आ जाए। यदि 12 बज रहे हैं छोटी वाली सुई के तो 12 बजे, अगले 12 से दोपहर में भी तो 12 बज जाते हैं। इस समय तो आपके 12 बजे हुए कि क्या सर सोई सुबह उठा दिया आपने, यार ऐसे बात करोगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, आसान से टॉपिक की धज्जियां उड़ा रहे हो। ठीक, तो पीरियडिक मोशन जो अपने आप को रिपीट करे, अर्थ का रिवॉल्यूशन हर 365 दिन बाद वही होगा, थोड़ा और करेक्ट कर दोगे तो 365.25 है ना, तभी तो आपका बर्थडे रिपीट हो जाता है, ये वैलेंटाइन डे तभी तो रिपीट हो जाता है क्योंकि अर्थ वर्ग में वहीं पे आ जाती है, वहीं आ जाती है अर्थ का रोटेशन। तो बहुत सारे पीरियोडिक मोशन है,
लेकिन हमें सारे पीरियोडिक मोशन नहीं पढ़ने, आज उसका एक स्पेशल केस पढ़ना है हमें। आज नहीं मतलब आज से स्पेशल केस पढ़ना है, और उस स्पेशल केस का नाम है ऑसिलेशन मोशन। ऑसिलेशन मोशन इसको पढ़ना है, ये पूरा चैप्टर इसको डेडिकेट है। ऑसिलेशन मोशन क्या है कि ये भी पीरियोडिक ही होगा। यदि मैं कोई पेंडुलम लूं, था तो सही पेंडुलम मेरे पास था उस दिन आपको रोटेशन मोशन में जो समझाया था, ये पेंडुलम है ये, ठीक है, यूं बताना एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है कि नहीं, पीरियोडिक मोशन है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे यदि मैं यूं कर दूं तो अपने आप को रिपीट करता रहेगा, ठीक है। लेकिन एक स्मार्टनेस, वही बच्चे वाली गलती नहीं करनी कि सेकंड की सुई पहले 12 पे आएगी तभी हम अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे। अरे भैया स्टॉप वॉच कहीं भी स्टार्ट कर दो, आप एक्सट्रीम पोजीशन पे से स्टार्ट कर सकते हो काउंट करना, आप यहां से काउंट करना स्टार्ट कर सकते हो, यहां से काउंट करना स्टार्ट कर सकते हो, इवन समवेयर एल से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ऑसिलेशन मोशन में क्या होता है, एक जैसे ये काउंट हो रहा है ये तो इसमें दो एक्सट्रीम पोजीशन होंगी, एक्सट्रीम जहां वो किनारा होगा है ना, एक्सट्रीम पोजीशन होंगी, किनारा एक्सट्रीम किनारा, और एक होगी मीन पोजीशन। यानी बॉडी यहां पर एक मीन पोजीशन भी डिफाइंड होगी, यहां पर दो एक्सट्रीम पोजीशन भी। जैसे सपोज करो ये मीन पोजीशन है, वो ले लिया नाम, और ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम का ई उठा लिया, एक्सट्रीम 1 एक्सट्रीम 2। तो पार्टिकल सपोज करो यहां पे था किसी समय, ठीक है, एक मिनट यहां पर ऑसिलेशन मोशन में यहां सेपरेटली बता रहा हूं, सेपरेटली मान लो ये ऑसिलेशन मोशन है, और जरूरी नहीं पेंडुलम हो, आप एक स्प्रिंग को पकड़ के खींच के छोड़ना भी एज्यूम कर सकते हो, ये भी एज्यूम कर सकते हो। ये रही स्प्रिंग फ्रिक्शनलेस सरफेस पे इमेजिन कर लो रखी हुई है, यदि बताना मैं इसे 5 सेंटीमीटर दबा दूं, 5 सेंटीमीटर दबा दूं ये, और उसके बाद छोड़ दूं, जैसे पेंडुलम के साथ होता है ना कि इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो फिर छोड़ दो, फिर ये अपने आप करने लगेगा। तो ऐसे ही इस 5 सेंटीमीटर को दबा दो या खींच दो, उसके बाद छोड़ दो, तो ये स्प्रिंग इसको मीन ऐसे ऐसे करती रहेगी ऐसे। तो इमेजिन करो मैंने इस पर एक एलईडी लगा दी है और कमरे में अंधेरा कर दिया है, मतलब आपको स्प्रिंग भी नहीं दिख रही, आपको ये ब्लॉक भी नहीं दिख रहा, सिर्फ एक एलईडी दिख रही है। तो वो एलईडी क्या करती हुई दिख रही होगी, और कमरे में अंधेरा है, तो एलईडी कभी इधर कभी इधर कभी इधर नौटंकी कर रही होगी कि नहीं। तो दिस इज ऑसिलेशन मोशन। इसमें एक वेल डिफाइंड मीन पोजीशन होगी, और इसके दोनों तरफ एक एक्सट्रीम, जितना इधर उतना इधर, ध्यान रखना ऑसिलेशन मोशन में मीन पोजीशन, ठीक है। या जिस दायरे में ऑसिलेशन हो रहा है, जिस दायरे में, उसका मिड पॉइंट मीन पोजीशन होता है। अब मान लो यदि वो यहां से स्टार्ट करते हो, आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करना, आपने अपनी स्टॉप वॉच सेट कर दी 0, मतलब स्टार्ट कर दी, तो जब आप बटन दबाते हो स्टॉप वॉच का तो पहला टाइम तो 0, तो थोड़ी देर के बाद वो यहां पर भी होगी। अच्छा, जहां मैं गहरा डॉट बनाऊं वहां पर पार्टिकल उस समय वहां मौजूद है, फिर वो कभी यहां पे भी आएगा, फिर वो कभी यहां पर भी आएगा, फिर वो कभी लौट के यहां भी आएगा। ओके, ये देखिए, यानी इस समय ये जो डॉट है, ये पार्टिकल यहां पर है, इस समय वो E1 पर है, ये O E1 माने एक्सट्रीम, E2 माने दूसरी एक्सट्रीम। अच्छा, यहां पर भी हम आपको एक छूट देंगे, क्योंकि 1 डायमेंशनल है, ये भी यूं हो रहा है, तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव और एक नेगेटिव असाइन कर देंगे, जो आपकी मर्जी हो। जनरली मैं ये वाली पॉजिटिव असाइन करता हूं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राइट वाली कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इसको माइनस, तो इसलिए इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम और इसको नेगेटिव एक्सट्रीम भी बोल दिया जाता है। पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप बताना, देखिए टाइम पीरियड की डेफिनेशन होती है द शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल फाउंड टू बी इन सेम स्टेटस अगेन। ठीक है, अभी मैंने सस्ती वाली भी दी डेफिनेशन कि आफ्टर विच द मोशन रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ये डेफिनेशन में, लेकिन अपने आपको थोड़ा आगे बढ़ाइए, सस्ते से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। वो शॉर्टेस्ट टाइम जिसके बाद पार्टिकल उसी स्टेटस पे आ जाए, उसका पुनर्जन्म आ जाए, पुनर्जन्म बिल्कुल वही पोजीशन हो, वही वेलोसिटी भी हो। मतलब क्या इन दोनों फिगर को देख के बताइए, क्या एक ऑक्सीलेशन पूरा हो गया? यदि स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गई तो क्या इसे यूं बोलते हैं हो गया एक ऑक्सीलेशन पूरा? पहले और तीसरे फिगर को देख के बताइए, पहले और तीसरे फिगर को नहीं हुआ, क्योंकि केवल पोजीशन नहीं देखनी कि ठीक है यहां पर भी पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, यहां पर भी पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, लेकिन एरो तो अलग अलग दिशा में है ना। एरो इस समय वो पॉजिटिव की ओर उसका मोमेंटम बना हुआ है, इस समय नेगेटिव की ओर उसका मोमेंटम बना हुआ है। यहां से लेके यहां तक के टाइमिंग को कैपिटल टी बोलेंगे, क्योंकि अब देखिए बिल्कुल
एग्जैक्टली उसी स्टेटस में आ गया कि नहीं, एग्जैक्टली उसी स्टेटस पे आ गया। यहाँ स्टेटस का मतलब होता है वही पोजीशन और वही वेलोसिटी हो। सिंपल, मैंने यहाँ स्टेटस वर्ड बोला तो यहाँ ये नहीं है कि मुकेश अंबानी का स्टेटस बहुत अच्छा है या व्हाट्सएप स्टेटस बहुत अच्छा है ना, ये वो नहीं है। यहाँ स्टेटस का मतलब है वही पोजीशन और वही वेलोसिटी। बताना, यहाँ पर पोजीशन तो वही है लेकिन वेलोसिटी तो वो नहीं है ना, तो ये और ये वो टाइम है। हाँ यार, अब इसके बाद चीजें वही रिपीट होंगी, जैसे जैसे ये आगे जा रहा था वैसे वैसे ये आगे जाएगा। तो इसको कैपिटल टी बोलते हैं, इसको आधा ऑसिलेशन बोलते हैं। यदि मैंने कहा ना कैपिटल टी को इज्जत से बोलेंगे, जब वन ऑसिलेशन हो जाएगा उसे कैपिटल टी, बाकी जनरल टाइम को स्मॉल टी। लेकिन इस स्मॉल टी की वैल्यू इसकी तो आधी होगी, और इन दोनों की टाइमिंग इन दोनों की भी आधी होगी, T/4। एक्चुअली मैंने, ऐसी बात नहीं है, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट फिगर भी खींचे जा सकते थे। इमेजिन करो इसके और इसके बीच का एक कोई रैंडम फिगर और दिखा देता हूं, इसके और इसके बीच का एक रैंडम फिगर दिखा देता हूं मैं, इन दोनों के बीच का कोई रैंडम फिगर, पार्टिकल मानते ऐसे है नहीं, बोलो दिस इज पी। मैंने कहा ना जहां गहरा डॉट बनाऊंगा वहां पे पार्टिकल मान लेना, जो गहरा डॉट सा ये। तो मैंने इन दोनों के बीच में एक फिगर बना दिया, तो पार्टिकल यहां से आगे होगा, यहां से अभी पहुंचा नहीं होगा यहाँ पर। तो इसके और इसके बीच में इनफाइनाइट फिगर बन सकते हैं, लेकिन हर फिगर को नहीं बनाया जा सकता ना। आप अपने अंदर सिमिलरली थ्योरम को डेवलप करिए सिमिलरली। तो अब बताइए इस समय टी की वैल्यू कितनी होगी, टी भगवान जाने कितनी होगी, टी की वैल्यू, टी मतलब कोई भी टाइम होगा। लेकिन हाँ, हम यहाँ श्योर है कि ये पूरे ऑसिलेशन का 1/4 हो चुका है, यहां से यहां तक आने में। फिर यहां से यहां तक आया, फिर यहां तक आया, हाफ ऑसिलेशन हो गया। आप बताओगे यहाँ पे कितना टाइम हो चुका है, ये बताइए सिंपली, जल्दी बताइए, यहां तक आने में कितना टाइम लग चुका और होगा यदि कैपिटल टी। बाकी इधर इधर का तो टाइम मैं भी नहीं बताऊंगा, अभी ना बता पाऊंगा, लेकिन जब इसे नेगेटिव एक्सट्रीम पे आएगा, जल्दी बताइए, यदि आप जग रहे हो तो कितने टाइम पे आ गया होगा, कोई नहीं बता रहा। अब T/4 जोड़ते चलिए, T/4 सुहानी ने बताया, इसमें T/4 जोड़ दीजिए सब में, ठीक है। तो T/4, अब इस T/4 में एक बार T/4 और जोड़ दो, तो देखो ये कितना हो गया, 2T/2, 2T/4 यानी कट के T/2 हो गया। फिर T/4 और जोड़ दो एक बार और, तो 3T/4 हो गया, और फिर T/4 जोड़ दोगे तो ये 4T/4 हो जाएगा, 4V4। इज इट ओके? नहीं, T/4 जोड़ना है बस, ठीक। तो यहां पर आने पर वो 3T/4 हो गया। अच्छा सुनिए, समझाने के लिए मैं एक हमारे आपके बीच में एक एग्जांपल और ऐड कर रहा हूं। कायदे से तो हमें कैपिटल टी बोलना है, लेकिन समझाने के लिए, केवल समझाने के लिए, लेट कैपिटल टी को मैं 16 सेकंड मान लेता हूं, मान लूंगा जब भी समझाना होगा। तो इसका मतलब ये 0वां सेकंड का फिगर है, ये चौथे सेकंड का फिगर है, ये 8वें सेकंड का फिगर है, ये 12वें सेकंड का फिगर है, और ये 16वें सेकंड का फिगर है। सोचो यदि मैं कैपिटल टी को वैल्यू दे दूं, तो कोई कैपिटल टी को कोई वैल्यू दे दूं, 16 दे दी मैंने, तो इसका मतलब यहां से यहां तक 16 सेकंड, यहां से यहां तक 8 सेकंड, यहां से यहां तक उसका भी आधा, भाई 0 से 8 का भी आधा 4, ठीक है। तो ये वाला फिगर क्या होगा, दूसरा तीसरा कोई ऐसा सेकंड होगा ये, क्योंकि चौथे सेकंड पे तो वो यहां है। एक चीज और ध्यान देना, इस फिगर को, एक चीज ध्यान देना, जब मैं ये फिगर बना रहा हूं तो मैंने यहां पर एरो बनाया है, यहां पर एरो बनाया है, यहां पर भी एरो बनाया है, लेकिन जब वो एक्सट्रीम पर है तो मैंने एरो नहीं बनाया। उसका सिंपल रीजन है, यहां पर ये जो एरो होगा वो ऑसिलेशन की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी वेलोसिटी का एरो है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। लेकिन जब वो अपनी एक्सट्रीम पर, देखो यहां पर भी एरो बनाया ही है मैंने, यहां पर भी, लेकिन जब वो अपनी एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है तो पल भर के लिए वो रेस्ट पे आ जाता है। इसको देखिए, जब वो यहां जा रहा है तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे आएगा, तभी तो उसने लौटना चालू किया। मेन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट होती है, फिर धीमे 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 वेलोसिटी घटती है, घटती है, घटती है, घटती है, और वो घटते घटते शून्य हो जाती है। जहां शून्य हो जाती है तो वो फर्दर आगे नहीं जाता इधर, फिर वो लौटना चालू कर देता है। तो जब वेलोसिटी ही नहीं होगी तो हम एरो नहीं बनाएंगे। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि हम फिगर में क्या कोड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑसिलेशन मोशन समझ में आ गया। ऑसिलेशन मोशन की स्टार्टिंग, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये भी पीरियोडिक मोशन ही तो होगा, क्योंकि हर कैपिटल टी के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। और सुनो, कुछ लोग ये सोचते हैं इससे अगला फिगर नहीं बनेगा। अरे पेंडुलम को जब आपने एक बार धक्का दिया तो क्या उसने एक ही ऑसिलेशन थोड़ी नहीं छोड़ दिया, ऑसिलेशन तो चलते रहेंगे इसके, ऑसिलेशन तो चलते रहेंगे इसके। तो अब बताइए, अब वो जब यहां आएगा दोबारा से आ रहा है ना, तो अब यहाँ पे टी कितना है बोलो, अब बोलो कितना लिखोगे, क्योंकि वो 16 सेकंड हो गए तो 20 सेकंड और, जो मतलब
16 सेकंड हो गए तो 4 और जोड़ दो, अब 20वां सेकंड में वो यहाँ होगा। लेकिन 20वां नहीं लिखना चाहते तो टी में t/4 जोड़ दीजिए, 5t/4, या ऐसे जोड़ दीजिए 20 सेकंड। मतलब मैं बगल में एक एग्जाम्पल भी लिख रहा हूं कि 0 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 12, 16, 20। बताइए अगला टाइम पे वो यहां होगा, यहां पर, ठीक है। ये टाइम कितना होगा बोलो, 6t/4, 6 भाई 8t/4 और जोड़ दीजिए, 6t/4। आटा पीटी करना चाहो तो कर सकते हो, काटा पीटी कितना आ जाएगा ये, 3t/2, 3t/2 इस टाइमिंग पे। बहुत है, फिर ऐसे तो कितने बनाऊंगा मैं, और वैसे टाइमिंग लिखोगे तो 24 सेकंड यहाँ पर। लेकिन अब आपको थोड़ा सा माइंडसेट डेवलप करना है। अब मैं जो बोल रहा हूं, पहली बात तो ये कि हर ऑसिलेशन मोशन पीरियोडिक मोशन होगा, क्योंकि वो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करेगा ही करेगा। हर ऑसिलेशन मोशन पीरियोडिक मोशन होगा ही होगा। लेकिन रिवर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू कि आप कहो कि पीरियोडिक मोशन ब्रह्मांड में जितने भी हैं वो सब ऑसिलेशन भी है। ऑसिलेशन में एक एडिशनल डेफिनेशन और ऐड की जाती है। हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन मोशन नहीं होता, उसके कुछ स्पेशल केस को ऑसिलेशन बोलते हैं, हर नहीं होता। हाँ, हर ऑसिलेशन मोशन पीरियोडिक होगा क्योंकि उसमें एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो गई होगा। अब ऑसिलेशन मोशन के लिए टू एंड फ्रो का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ ये होना जरूरी है, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। मतलब ये भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, एक वेल डिफाइंड मीन पोजीशन होनी चाहिए और दो वेल डिफाइंड एक्सट्रीम पोजीशन होनी चाहिए, तब है वो ऑसिलेशन मोशन। अब जैसे पेंडुलम में आप बोल सकते हो कि सर ये मीन पोजीशन है, आप बोल सकते हो कि सर एक मीन पोजीशन है, ये दो एक्सट्रीम है, बोल सकते हो ना, है ना। आपको मीन पोजीशन भी पता है, आपको एक्सट्रीम भी, तो उसे ऑसिलेशन मोशन बोलोगे। अब लेकिन जैसे अर्थ का रिवॉल्यूशन हो रहा है ना, तो यहां पे कोई मीन पोजीशन है या कोई दो एक्सट्रीम पोजीशन है, नहीं है ना। या घड़ी की सेकंड की सुई टिक 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 कर रही है, तो आप किसी को एक्सट्रीम पोजीशन बोलोगे कि वो अपनी एक्सट्रीम पर आ गई है या अपनी मीन पोजीशन पर है, नहीं ना। तो घड़ी की जो टिक 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 है, अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है वो पीरियोडिक है पर ऑसिलेशन मोशन नहीं है। ये एक छोटा सा एक हल्की सी थ्रेड, मतलब एक अंतर है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब एक और स्मार्टनेस ऐड करिए। बच्चा क्या करता है, मैंने क्या बोला था कि जब सेकंड की सुई 12 पे आएगी तभी अपनी स्टॉपवॉच स्टार्ट करता है, तब गिनना चालू करता है ना। लेकिन अब तो आप बड़े हो गए और आप जानते हो कहीं से भी स्टॉपवॉच स्टार्ट कर दो, तो जरूरी नहीं है कि स्टॉपवॉच यहीं स्टार्ट हो, स्टॉपवॉच यहीं स्टार्ट हो, कोई बंदा यहां से स्टार्ट कर सकता है। तो सुनिए अब एक नई बात, मान लो ये तो व्हाइट चौक से मैंने लिख दिया व्हाइट, मान लो कोई दूसरा बंदा मान लो किसी ऑसिलेशन मोशन को यूं देख रहा है बार बार, वो भी उसी ऑसिलेशन को देख रहा है, एक रामलाल एक श्यामलाल देख रहा है। रामलाल ने जब वो पार्टिकल यहां से गुजरा उसने स्टॉपवॉच स्टार्ट कर दी, लेकिन श्यामलाल ने यहां पे स्टार्ट करी। तो जो ये वाला कलर है ये इस लाइन के इधर, तो जो रामलाल की टाइमिंग तो ये रही, लेकिन बताना श्यामलाल तो यहाँ 0 असाइन करेगा ना, वो ये बोलेगा कि यहाँ t = 0 है, बोलो वो ये बोलेगा कि t = 4 सेकंड हो चुके हैं, वो बोलेगा कि नहीं t = 8 सेकंड हो चुके हैं, वो बोलेगा t = 12 सेकंड हो चुके हैं, वो बोलेगा t = 16 सेकंड हो चुके हैं। बोलो बोलेगा या नहीं बोलेगा। मैंने ये जो अलग कलर से जो लिखा है, ये जो ऑरेंज कलर से, मतलब टाइमिंग लिख दी उसकी 0 सेकंड, ये तो वो 0 सेकंड यहां मान सकता है। लेकिन आप एक चीज देखिए, श्यामलाल का पार्टिकल 0वें सेकंड यहां था, 16वें सेकंड देखिए गुजरने के बाद वही मिला या नहीं मिला। यानी 0वें सेकंड और 16वें सेकंड भले ही वो अपनी स्टॉपवॉच कहीं भी स्टार्ट कर दे, लेकिन उसके भी 16 सेकंड के बाद पार्टिकल वही मिलेगा, उसके लिए भी 16 सेकंड ही होंगे। आप अपनी स्टॉपवॉच कहीं से भी स्टार्ट कर लो, आप देखिए यदि वो यहां के टाइम को 4 सेकंड नहीं मानना, वो तो कहेगा अब मैं स्टार्ट करूंगा, तो उसके हिसाब से ये टाइमिंग 0 होगी, उसके हिसाब से 4 सेकंड गुजर गए, उसके हिसाब से 4 सेकंड और गुजर गए यानी 8 सेकंड, उसके हिसाब से और 4 सेकंड, उसके हिसाब से हाँ अब हुए। तो बताना 0वें सेकंड जहां था 16वें सेकंड वही है या नहीं है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो इसका भी तो टाइम इंटरवल 16 ही हुआ। नहीं मैं यहां से खेलूंगा, या फिर एक और तरीके से देख सकते हो, आप नई टाइमिंग नहीं असाइन करना चाहते तो बताइए ये और ये
इस टी में से ये टी घटाइए, घटाइए कितना आ रहा है, इस टी में से ये टी घटाइए, इन दोनों फिगरों की कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 16 ना। दोबारा देखिए, इस टी में से चाहे इस टी में से चाहे इसमें से ये वाला टी घटाइए, इन दोनों का टाइम इंटरवल गैप कितना है बताइए, इन दोनों का टाइम गैप कितना है। भूल जाओ उस ऑरेंज कलर को, मैं थोड़ी देर के लिए दिमाग से हटाता हूं, रुकना है ना, तो स्मार्ट बनना है तो एक और तरीके से भी बन सकते हैं। इन दोनों का टाइम गैप कितना है जल्दी बोलो, या तो इसमें से इसे घटा के कर लीजिए या इसमें से इसे घटा के। जब आप इसमें से इसे घटाओगे तो आएगा 16 सेकंड, और इसमें से इसे घटाओगे तो कैपिटल टी आएगा। तो आप देखिए अभी भी तो एक कैपिटल टी ही है। अच्छा नहीं, मैं तो यहाँ स्टॉप वॉच स्टार्ट करूंगा, तो एक ये रहा टाइम और एक यहाँ, पता ना इन दोनों का टाइम गैप बताइए कितना है, इन दोनों का टाइम इंटरवल, ये भी तो 16 ही सेकंड है। तो क्या मैं टाइम पीरियड की डेफिनेशन दो तरीके से दूंगा। पहली बच्चों वाली क्या, द टाइम पीरियड मींस द टाइम टेकन टू द शॉर्टेस्ट टाइम या टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन हुई, गलत नहीं है, द शॉर्टेस्ट टाइम टू टेक कंप्लीट वन ऑसिलेशन। लेकिन अब मैं जो दूसरी डेफिनेशन दे रहा हूं उसको यहाँ पे हिट करना। क्या ये बोला जा सकता है कि कैपिटल आफ्टर टाइम टी बंदा जहां पर भी होगा वही मिलेगा, बोलो ये बोलना उचित है। आफ्टर टाइम टी जितना बंदा जहां पे था वही मिल जाएगा, मतलब बंदे का पुनर्जन्म हो जाएगा, फिर से वहीं पाया जाएगा। ये ठीक है नहीं डेफिनेशन, इसीलिए थोड़ा और सजा देता हूं, असली और स्मार्ट डेफिनेशन तो यही है। इट इज द शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल इज फाउंड टू बी इन सेम स्टेटस अगेन। मतलब कैपिटल टी वो शॉर्टेस्ट टाइम होता है जब पार्टिकल एग्जैक्टली उसी स्टेटस में आ जाएगा। यदि यहां था तो 16 सेकंड या कैपिटल टी के बाद वही पोजीशन और वही वेलोसिटी। स्टेटस वर्ड यदि मैं बोलूं, स्टेटस का मतलब वही पोजीशन वही वेलोसिटी हो, बस इतना है। तो बता ना, कैपिटल टी के बाद वही पोजीशन है और वही एरो भी है। यहां पर वही स्टेटस नहीं था, पोजीशन भले ही वही थी लेकिन एरो तो उल्टे थे। अच्छा इसको देखिए कितना टाइम गुजर चुका है, यहां से लेके यहां तक 16 सेकंड गुजरे, ध्यान रखना, यहां से लेके यहां तक 16 ही गुजरे हैं, यहां से गिने तो 16। तो आपने देखा उसी स्टेटस में मिला, इन दोनों के बीच का टाइम उसी स्टेटस में मिला नहीं मिला, है ना। तो बताइए यदि ये फिगर समझ में आ गया, ये तो बेटा इस बॉल पे छक्का मार देना प्लीज। ये रही वही मीन पोजीशन, प्लीज छक्का मारने की, छक्का ही मारना है। E1 E2 यदि पार्टिकल किसी क्षण यहां पर मिला, यहां पर है ना, यहां यानी कितने समय में, 30 सेकंड पर, जैसे चौथे सेकंड यहां मिला तो मिला वहां पर, लेकिन टाइम बताना, 4 में 16 जोड़ दो 20। अच्छा आप बताइए 20 में 16 और जोड़ दो, 20 में 16 और जोड़िए, 20 में 16 जोड़ोगे 36। आप बताएंगे 36 सेकंड पर पार्टिकल कहां होगा इस वाले में, 36 सेकंड पर। बीच के फिगर नहीं बना रहा मैं, नहीं बना रहा बीच में। आप बताइए एट द पॉइंट एट 36 सेकंड पार्टिकल कहां होगा, एट 36 सेकंड पार्टिकल कहां होगा, जल्दी बताइए। नाम भी बोल रखे ओ E1 E2 में, स्टैंडर्ड चीजें पूछ रहा हूं, इतनी देर नहीं लगती, कभी कभी लगता है हाँ E1 पर होगा या एक्सट्रीम पे होगा, अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा ना। तो मुझे बताइए यदि टीवे सेकंड यहां पर है ना, तो अगली बार एग्जैक्टली उसी स्टेटस में जब मिलेगा तो ये टी की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है, जब पार्टिकल एग्जैक्टली उसी स्टेटस में जब मिलेगा तो यहां टी कितना गुजर चुका होगा, आंसर दीजिए। इस बॉल पे छक्का मारना है आपको। यदि आपको थोड़ा सा अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़नी है तो नहीं निकलता, थोड़ा और इसको मॉडिफाई करो। मैंने यदि टी सेकंड पे यहां पर है, टी सेकंड पे, तो यहां कितनी देर बाद मिलेगा, अभी किसी ने भी ठीक आंसर नहीं दिया। यदि टीवे सेकंड यहां पर है, टीवे सेकंड यहां पर है, तो यहां कितनी देर बाद उसी स्टेटस में मिलेगा, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट और हो जाएगा, कैपिटल टी टाइम बाद। और एक्चुअली आपने यहां टाइम दिया कैपिटल टी के बाद यहां होगा, आपने ये दिया आंसर, गलत दिया। और तुषार पता नहीं क्या आंसर दिया जा रहा है, भगवान जाने। ये नहीं है, अरे यदि ये 0वां सेकंड होता तो टी सेकंड के बाद यहां मिलता ना बेटा। अब समझिए मैं क्या पूछ रहा हूं, यदि ये 0वां सेकंड होता, मान लो स्टॉप वॉच यहां स्टार्ट होती, तो कैपिटल टी बाद यहां होता ना। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि टीवे सेकंड यहां पर है
तो यहां कितने हो चुके होंगे टोटल, अब बताइए। मैंने आपकी एरर भी बता दी कि आप क्या गलत आंसर दे रहे थे। 0वें सेकंड है तो कैपिटल टी पे यहां होगा, लेकिन जब वो टीवें सेकंड यहां पर है, कोई नहीं दे पा रहा, तो यहां पर वो, अभी मैं बस वेट कर रहा हूं, टी प्लस टी सेकंड पे यहां होगा। अच्छा ये बताइए, जब वो चौथे सेकंड यहां था ना, 2t क्यों लिख रहे हो यार? 2t क्या होता है ये बताओ। स्मॉल टी को कुछ और बोलना है, कैपिटल टी कुछ और चीज है। भगवान जाने कुछ भी बोलने से मतलब, समझिए बताना। ये 0वां सेकंड है, चौथा सेकंड है, 8वां, 12वां, 16वां, 20वां, 24वां। जब पार्टिकल चौथे सेकंड यहां पर है, चौथे यहां पर, तो यहां कितनी देर बाद मिला? आपने उस 4 में 16 जोड़ा ना। मेरा क्वेश्चन ये था कि यदि चौथे सेकंड यहां पर है तो अगली बार यहां पे कब मिलेगा, ये पूछा मैंने। यदि चौथे सेकंड यहां पर है तो अगली बार यहां क्या मिला? आपने उस 4 में कैपिटल टी जो है, यानी उस 4 में 16 सेकंड जोड़ा। समझे मैं क्या कह रहा हूं? यदि टीवें सेकंड यहां पर है तो 16वें सेकंड थोड़ी नहीं मिला यहां पे वो। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने ये पूछा पार्टिकल यहां पर है तो अगली बार उसी स्टेटस में कब आएगा, तो आपने बोल दिया 16वें सेकंड। आप सोचो अपना आंसर। जब मैं ये कह रहा हूं चौथे सेकंड यहां पर है, तो आप कैसे कह सकते हैं 16वें सेकंड तो यहां है, यानी उसी में कैपिटल टी और जोड़ दीजिए, वहीं मिल जाए। अभी मैंने आपसे क्या पूछा था कि 36वें सेकंड कहां होगा, आपने क्या किया, इस 20 सेकंड में 16 और जोड़ दिए, 16 यानी कैपिटल टी वो जोड़ दिए। तो आपने कहा क्योंकि आपको ये पता था हर कैपिटल टी के बाद वो वही मिल जाएगा। तो मैंने, अब बताइए, जवाब दीजिए यदि दिल और दिमाग से, यदि टीवें सेकंड वो यहां पर है, क्योंकि बेटा एक चीज सुनिए, हम स्टैंडर्ड टॉपिक 4 सेकंड 5 सेकंड 18 12 से तो नहीं पढ़ सकते ना। समझाने के लिए मैंने 4 सेकंड बोल दिया, लेकिन मिटा के तो टी लिखना पड़ेगा ना। जब हम स्टैंडर्ड थ्योरी, हर बार टोटल टाइम 16 सेकंड तो नहीं होगा ना। तो बताइए टीवें सेकंड यदि वो यहां पर है, टीवें सेकंड, तो कितनी देर के बाद वो एग्जैक्टली उसी स्टेटस में आएगा। स्टेटस का मतलब वही पोजीशन और वही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वही वेलोसिटी। बताइए अब कितना टाइम कितने टाइम के बाद वो यहां होगा, टी। अब मुझे बस इतना बता दो कितने लोगों को ये समझ में आया है, कितने लोगों को समझ में आया है। आपने तो अलग अलग तरीके से आंसर दे दिए, लेकिन अब बताइए कितने लोगों को आ गया समझ में। सुहानी को आया है बस और किसी को नहीं आया है। निकिता भूम अच्छा आ रहा है, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो अच्छा मुझे बताइए, चलिए आप छक्का तो नहीं मार पाए, प्लीज इस पे सिंगल ले लेना। अगली बार जब वो यहां मिलेगा उसी स्टेटस में, तो कितना टाइम हो चुका होगा, कितना टाइम हो चुका होगा आप बताइए। ये रहा ओ, अगली बार एग्जैक्टली उससे जस्ट अगली बार जब यहां पर से गुजरेगा तो कितना टाइम हो चुका होगा। अब दे दीजिए जवाब, अब बताइए कितनी बार जब यहां पर गुजरा होगा, तो हमारी जो स्टॉप वॉच जो स्टार्ट पता नहीं कब हुई थी, जी हाँ भूमिका, टी प्लस 2t पर वो यहां होगा, t प्लस 2t। यानी निकिता इसमें कैपिटल टी और जोड़िए, इसमें एक बार, अरे अब 16 सेकंड और जुड़ जाएगा ना। 0वें सेकंड यहां पर, 16वें सेकंड यहां पर, तो अब 16 और जोड़िए। चौथे सेकंड यहां पर 16 जोड़ दिया, 20 सेकंड, फिर इसमें और 16 जोड़िए, है ना। होपफुली कि आप ये समझ में आ रहा है। तो पहले तो ऑसिलेशन मोशन समझिए, हम टी कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि हमको ढंग से मैथमेटिक्स पढ़नी है तो इससे हटके यहां पे आइए, इससे हटिए, अब यहां पे आइए और इसको पकड़ बनाइए। स्टॉप वॉच हो सकता है कहीं भी स्टार्ट हुई हो, उसके हिसाब से यहां पर नहीं है t इक्वल टू 0, कोई टाइम होगा, लेकिन ये तो तय है ना, यदि ऑसिलेशन मोशन है तो एक पीरियड के बाद वो वहीं होगा, फिर एक और पीरियड के बाद वो वहीं होगा, फिर एक और पीरियड के बाद उसी स्टेटस पे होगा। ठीक है, ये अब देखिए, ये तो हो गया ऑसिलेशन मोशन। ऑसिलेशन मोशन में सबसे पहली चीज मैंने बताई कैपिटल टी क्या होता है, द शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर विच, देखो बच्चों वाली डेफिनेशन, इट इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, लेकिन बड़े होइए, द शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल इज फाउंड इन सेम स्टेटस अगेन, वो टाइम जिसके बाद पार्टिकल का पुनर्जन्म हो जाए, वही पोजीशन वही वेलोसिटी रिपीट हो जाए। ठीक, और ये तो आप जानते हो फ्रीक्वेंसी का वो टाइम का उल्टा करते हैं, पर पल, पर पल, याद करो, पर पल, पर पल, पल पल, है ना, तो फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा ये वर्ड हमने सर्कुलर मोशन में भी पढ़े थे, तो थोड़ा सा जब सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि
टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, लेकिन यहां बोलेंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। यहां बोलते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यहां बोलेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी 1/t। अच्छा एक और चीज, जब ये पेंडुलम है ना, हल्की बहुत कम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट, वो कम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, तो हम वर्ड यूज करते हैं ऑसिलेशन मोशन। ऑसिलेशन मोशन स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे वर्ड ऑसिलेशन मोशन। लेकिन जब ये फ्रीक्वेंसी धांसू हो, अच्छी खासी हो, है फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, तो हम अपने ऑसिलेशन मोशन को ही वाइब्रेटरी मोशन बोल देते हैं। फिर मतलब ध्यान रखना, कॉमन वर्ड ऑसिलेशन मोशन है, लेकिन जब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है तब हम उसी को वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन कुछ अलग नहीं है। जैसे सपोज करो एक टेबल है, ये टेबल है ना, मैंने एक स्केल लिया, वही जो स्टील का स्केल होता है, उसको ऐसे रख दिया, मोस्टली पार्ट टेबल पे, बॉडी थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, और इसको अंगूठा लगा के इसको दबाया, तो आप एक आवाज देखते हो कि कर, यहाँ है नहीं तो मैं ये तो यही करके दिखा देता, कर आवाज आएगी ना। यदि मैं इसको छेड़ दूं, इसको तो यहां से यहां तक दबा दूं और फिर इसे जोड़ दूं, सबने किया होगा, कर इतनी जल्दी ऑसिलेट कर गया कि आप काउंट ही नहीं कर पाए। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हैवी है, फिर काउंट ही नहीं कर पाए। तो जब फ्रीक्वेंसी इस टाइप की हो तो हम उसी ऑसिलेशन मोशन को वाइब्रेटरी मोशन पुकार देंगे। अच्छा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेटरी बोलना है, ये कुछ नहीं होता। अब ऐसे तो आप किसी को देख के बोल देते छोटू इधर आना, अंकल इधर आना, अंकल है ना, कभी छोटू तो कभी अंकल, आपसे तो कोई नहीं कहता ना कब अंकल वर्ड इस्तेमाल करना है। अंकल नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते, है ना, अरे बाबा, बाबा यदि रैंडम बाबा, अपने आप ही बाबा वर्ड, आंटी नमस्ते, आप अपने आप ही आंटी बोल देते हो, है ना, जेंडर देख के, ठीक, ओके। हाँ तो कर बता रहा था मैं, यदि बहुत तेज हो आप काउंट भी नहीं कर पाए तो उसे वाइब्रेटरी मोशन। तो अंकल आंटी अपने आप देख लेते हो ना, दीदी, एक बार एक आंटी से मेरी बाइक हल्की सी टकरा गई, अब मुझे पता है आंटी गुस्सा होंगी, मैंने कहा अरे दीदी सॉरी, दीदी प्लीज, आप मुझे ध्यान नहीं दिया, है ना, दीदी सॉरी। बस आंटी को दीदी बोल दिया, उनका गुस्सा ठंडा हो गया। ओके सर, दीदी बोल दिया, उनका गुस्सा ठंडा हो गया, मैं जानता हूं ना, ठीक। चलिए अब आ जाइए, तो क्या है, वाइब्रेटरी मोशन हो गया। अब एक और चीज, वाइब्रेटरी मोशन कब यूज करना है, जब फ्रीक्वेंसी हैवी हो। वाइब्रेटरी मोशन इसी का नाम है। मोबाइल में वाइब्रेशन आते हैं, आप गिन भी नहीं पाते हो, कुर्सी पे रख देना, पता चल जाएगी वाइब्रेशन, आवाज हो रहेगी। इसको हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। ऑसिलेशन मोशन का ही एक और नाम, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, हमेशा बोल सकते हो इसे तो, पर ये कहते ना अनपॉपुलर, ज्यादा पॉपुलर नाम नहीं है, हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं ऑसिलेशन मोशन को, हार्मोनिक मोशन। हारमोनियम वर्ड भी एक्चुअली यहां से आया है, क्योंकि उसमें भी ना रिपीट होती है ना चीजें, वही की होती है, सारे गामा पादा नी सा सुर, सारे गामा पादा नी सा, सारे गामा पादा नी सा, सारे गामा, वही चीजें रिपीट होती रहती हैं, बस यही सुर रिपीट होते हैं, ठीक। तो वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, हार्मोनिक मोशन, ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि शाम को यही मैथमेटिक्स चलाऊंगा मैं, है ना, और शाम को कोई क्लास नहीं तो मैं मिटाऊंगा भी नहीं इसको, बाकी सब। अब आ जाइए इसके बाद एक वर्ड आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट, इसको तो नहीं मिटा रहा मैं, यहां पर डिस्प्लेसमेंट। ऑसिलेशन मोशन में डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा अलग मायने, एक्चुअली यहां पोजीशन वेक्टर को ही डिस्प्लेसमेंट नाम दे दिया गया है, यहां पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट नाम दे दिया गया है। अब ध्यान है, पोजीशन वेक्टर आपका पार्टिकल कहीं भी हो, जैसे यहां पे आपको पोजीशन से, ये नहीं, ऑरिजिन से जब एरो खींचते हो, पार्टिकल यहां पर है, ऑरिजिन से जब एरो खींचते हो, ये पोजीशन होता है ना, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। हालांकि डिस्प्लेसमेंट एक अलग चीज है, पोजीशन अलग चीज है ना, लेकिन यहाँ पोजीशन वेक्टर को ही डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। फिर से बोलो, यदि पार्टिकल यहाँ पर है, यदि मैं ऑरिजिन से एक एरो खींचूं, तो तुम्हें ध्यान है ना पोजीशन वेक्टर की, कि ऑरिजिन से ही खींचेगा और एरो हमेशा अवे फ्रॉम ऑरिजिन होगा। तो सेम, अब जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है ना, ये मेन पोजीशन है, और पार्टिकल इस समय यहां पर है ना, और दोनों सिचुएशन देखना बेटा गौर से, यानी इस पार्टिकल पे ये एरो लगाया है, यानी पार्टिकल उधर जा रहा है इस फिगर में। फिर थोड़ी देर के बाद पार्टिकल जब उसको छू के आएगा, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो इधर आ गया, उसका एरो इधर होगा। अच्छा क्या एक ऑक्सीडेशन पूरा हो गया क्या? आप बताना मुझे, पहले बुद्धि बताना, कि यहां से यहां तक का टाइम गैप कैपिटल टी होगा?
बिल्कुल ठीक सुहानी, बोलो, बाकी लोग भी बोलो। नहीं, नहीं होगा, बिल्कुल ठीक निकला, क्योंकि कैपिटल टी का मतलब एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट पुनर्जन्म, वही पोजीशन हो और वही डायरेक्शन भी हो, तो ये एक ऑक्सीलेशन नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन वेक्टर को ही बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब सुनिए, जब हम फर्स्ट बुक पढ़ते थे तो वहां दो चॉइस आपकी होती थी, स्टॉप वॉच कभी भी स्टार्ट करिए और कहीं भी ओरिजिन चुन लीजिए जहां कंफर्टेबल हो, कहीं भी ओरिजिन चुन लीजिए, है ना। लेकिन यहां पर केवल स्टॉप वॉच की चॉइस आपकी है कि आप अपनी स्टॉप वॉच कहां पर कंफर्टेबल हो वहीं स्टार्ट कर लो, कहीं पे भी। लेकिन चॉइस ऑफ ओरिजिन आपकी नहीं है, ओरिजिन यहां मीन पोजीशन को ही मानना है, मीन पोजीशन को ही मानना है। इसलिए जब से मैं ओ ओ ओ ओ लिखा आ रहा हूं, ओ ओ ओ, ठीक। अब सुनिए, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट। यहां पर भी एक डायरेक्शन आपको प्लस और एक माइनस असाइन करनी है, एक प्लस एक बार जो असाइन कर दी वही चलनी चाहिए फिर, ठीक। तो मैंने इस डायरेक्शन को प्लस और इसको माइनस असाइन कर दी। आप मुझे बताओगे ये वेलोसिटी, वेलोसिटी बताओ पहले, ये प्लस है या माइनस है, इस और आर्गुमेंट से ये वेलोसिटी प्लस है या माइनस। मैं फर्स्ट बुक का एक लॉजिक पूछ रहा हूं आपसे। जी हाँ, ये प्लस है क्योंकि ये पॉजिटिव की ओर जा रही है। ये वाली वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये बताइए। वेलोसिटी पूछ रहा हूं, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी। सुहानी रहने दे तू, हे भगवान, उनका ठीक, बिल्कुल ठीक। वेलोसिटी ये नेगेटिव है, इसका मुंह पलट गया, इधर जा रही है, ये नेगेटिव हो गई। डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं। चलिए कोई नहीं, अभी वेलोसिटी भूल जाना है ना, क्योंकि मुझे तो अभी डिस्प्लेसमेंट पढ़ाना है। अब डिस्प्लेसमेंट माने पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर माने द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। तो मैं इससे चौक से, ये दिख रहा है ना, पहले बताओ ये ऑरेंज दिखता है या नहीं दिखता, कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल है, ये या ये, कौन सा कलर व्हाइट से कंट्रास्ट हो रहा है आपके लिए, ये बताओ, मैं उसी से खींचूंगा। मतलब व्हाइट से अलग दिखने वाला, ऑरेंज या ब्लू, ये ब्लू ये ऑरेंज, ब्लू ऑरेंज, कौन सा कलर व्हाइट से अलग दिखेगा, क्योंकि मैं इसमें ओवरलैप करूंगा ना। कोई सा नहीं दिख रहा क्या मेरे पे, ऑरेंज ठीक दिख रहा है, अच्छा चलो फिर भी। तो सुनिए, ये रहा पार्टिकल, पी, पी माने पार्टिकल, पी माने पार्टिकल। तो यदि ओरिजिन से ये एरो खींच दूं मैं, ये वाला, तो ये जो ओरिजिन से खींच के लाया हूं मैं, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर, ओ से पी ही खींचना है। और पार्टिकल जब यहां आ गया, हमें इस बात से इत्तेफाक नहीं रखना कि वो कहां से आया है। हो सकता है कुछ लोग सोचे सर वो तो लौट के आ रहे हैं, चूल्हे में जाने दो। पार्टिकल कहीं भी हो ना, तो आपको उसका वेलोसिटी का एरो देखना, कहां आ रहा है कहां जा रहा है, आपको तो ढीठ बन के ओरिजिन से एक एरो खींचना है। तो गौर से सुनना, ये वाला जो एरो है जिसपे उंगली लग रही है मेरी, ये तो वेलोसिटी का एरो है, लेकिन ये एरो है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट का है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ओपी वेक्टर। तो पता है इस फिगर और इस फिगर में क्या समानता और क्या डिसिमिलरिटी है। डिसिमिलरिटी ये है कि उनकी वेलोसिटी अलग अलग दिशाओं में है, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल अलग अलग स्टेटस में है। लेकिन समानता ये है कि पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट सेम है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये रहा मीन पोजीशन, पार्टिकल जैसे यहां आ गया, यूं जा रहा है और ये मीन पोजीशन है। अब आपसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो ढीठ बन जाओ, ओरिजिन से ही एरो खींचना है, ओरिजिन से ही। अब ये डिस्प्लेसमेंट होगा, अब हुआ है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। अभी तक ये दोनों पॉजिटिव थे, इसमें ऑरेंज कलर का एरो भी पॉजिटिव है, व्हाइट कलर का एरो भी पॉजिटिव है। इस वाले में ऑरेंज कलर का एरो पॉजिटिव है लेकिन व्हाइट वाला नेगेटिव है, क्योंकि वो इधर है। इसमें दोनों ही नेगेटिव है, व्हाइट और ऑरेंज, लेकिन ऑरेंज वाला जो एरो है वो डिस्प्लेसमेंट है। होपफुली अब तो समझ में आ गया कि किसे डिस्प्लेसमेंट बोलना है। इसका मतलब यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट का इधर का सेंटेंस चुरा लिया है बस, पर क्योंकि ये वन डायमेंशन होने वाला है तो इसमें आड़े तिरछे एरो नहीं बनेंगे यहां पर। तो एक चीज सुन लीजिए, सेंटेंस ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। इन सभी फिगर को देख के बताइए, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम ओरिजिन। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों एग्जाम्पलों को देख के ट्रू और फॉल्स जवाब दीजिए। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, जी हाँ ट्रू। ठीक, चलिए ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर मैं उसे नहीं मिटाऊंगा बस, क्योंकि इसे शाम को जरूरत पड़ सकती है। शाम को क्या हो सकता है अभी जरूरत पड़ जाए, पर देखेंगे, शाम को भी देख सकते हैं ना। उस फिगर को नहीं मिटाऊंगा बस मैं। अब देखिए एक वर्ड आ रहा है यहां पर, एम्पलीट्यूड। दोस्ती करिए इससे,
एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है जब कोई पार्टिकल इज सेट टू ऑसिलेट, है ना, तो वो इधर जा रहा होगा, कभी इधर जा रहा होगा, कभी, तो बताना जब वो अपनी एक्सट्रीम पर होगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा या नहीं होगा, पहले ये बताइए, ट्रू और फॉल्स। यदि पार्टिकल यहां पर है तो ये, अच्छा सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर है, इमेजिन करो यहां से लेके एक्सट्रीम तक की लेंथ, ओरिजिन से E1 तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो क्या ये मैग्नीट्यूड में 5 थोड़ी नहीं है अभी, ये 1 होगा, 1.5 होगा, 2 होगा, 5 तो नहीं है ना। जब पार्टिकल यहां होगा तब भी 5 नहीं है, जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पर होगा, है ना, मान लो पार्टिकल यहां पर है, ये तो मीन पोजीशन, और पार्टिकल यहां पर आ चुका है, तो अब बताइए आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे अब एक्सट्रीम पर, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम है, इससे बड़ा डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एक और नाम दे दिया है एम्पलीट्यूड, या तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलो या एम्पलीट्यूड बोलो। और एक और चीज, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए, मतलब जैसे पार्टिकल यहां आ गया तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो ये भी मैक्सिमम ही है, ये 5, ये -5 सेंटीमीटर है, या 5 माइनस प्लस माइनस डायरेक्शंस बताएंगे, ये -5 है, लेकिन एम्पलीट्यूड में साइन नहीं लेना, बस वो जो -5 का 5 वाला पोर्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एम्पलीट्यूड रटिए, पहली बार है समझा दिया मैंने, पर रटिए, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा किसी भी ऑसिलेटिंग मोशन का पार्टिकल का, वो उसका एम्पलीट्यूड बोला जाता है। यदि कोई पार्टिकल 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर जा रहा है ना, तो एम्पलीट्यूड 5 है। यदि पार्टिकल 10 इधर 10 इधर 10 इधर 10 इधर जा रहा है तो एम्पलीट्यूड 10 है ना। लेकिन हो सकता है कभी उसका डिस्प्लेसमेंट 3 हो, कभी 4 हो, कभी 6 हो, ये, लेकिन जो मैक्सिमम होगा वो उसे एम्पलीट्यूड बोलेंगे। होपफुली यहां तक समझ में आया, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी हाँ बोलो, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, शाम को फिर क्लास लूंगा 8 बजे, फिर लूंगा शाम को, ठीक है। अभी मैं आसान आसान बात बता देता हूं, और जितना है उतना पढ़ लेना नोट्स में से जो भेजे हैं। ये भी डिस्प्लेसमेंट की कहानी हो गई। अब आ जाओ, इसका भी काम हो गया, बस इसको नहीं मिटाऊंगा मैं, क्योंकि आपने यहां पर मुझे बहुत अटकाया था, मुझे पूरा विश्वास है फिर शाम को परेशान करोगे यहाँ पे, ठीक। अब आता है, पता है हमने बोला था ऑसिलेशन मोशन को हम हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं, हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं, है ना। लेकिन थैंक गॉड हमारे सिलेबस में हार्मोनिक मोशन नहीं, इस दुनिया का जो सबसे सिंपल हो सकता है वो वाला हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब बहुत सिंपल। अब सिंपल की डेफिनेशन भी यहां आएगी, क्योंकि आपके हिसाब से सिंपल तो ये होगा, बताना आपके हिसाब से सिंपल ये सिंपल है, हाँ कुछ कहेंगे नहीं अभी नहीं है, इसे रोक दो, हाँ सर अब सिंपल है, अब कुछ नहीं डिस्कस करना, कुछ भी डिस्कस नहीं करना, मजे आ गए। क्योंकि आपके हिसाब से सिंपल की डेफिनेशन भगवान जाने क्या हो, आपके हिसाब से तो ऑसिलेशन ही खत्म कर दो, गोली मार दो डिस्कियों, है ना। बताना 4 आदमियों में 5 संतरे बांटने, 4 आदमियों में 5 संतरे बांटने, कैसे बांटोगे, है ना, 4 आदमियों इक्वल बांटने, तो ठीक है। तो जो गुंडे का बच्चा है उसने आंसर दिया सर एक को टपका दो, डिस्कियां गोली मार दो, तो एक को गोली मार दो, सिंपल। अब सबको एक एक बढ़ जाएंगे, है ना, ये भी तो तरीका सही है, एक को ठोक दो। चलिए, अब ऐसे बच्चों से तो मास्टर को भी डर लगता है। एक बार एक टीचर ने बोला, हाँ भाई पप्पू खड़ा हो, नहीं राजू राजू खड़ा हो, हवा में उड़ने वाले एक पक्षी का नाम बताओ, हवा में उड़ने वाले। मां साहब हवा में उड़ने वाले का सफेद हाथी, सफेद हाथी। अबे सफेद हाथी काल पे मार दूंगा तुझे, मजाक करता है, सफेद हाथी उड़ता होगा कोई हवा में, कौन है, पापा से शिकायत करूंगा, पापा को बुला के लिए। पापा कौन है तेरे, मेरे पापा ना छोटा राजन के गैंग में शार्प शूटर है, मास्टर की हवा टाइट। हाँ बेटा सही आंसर, वेरी गुड, लिखो सब लोग, लिखो सब लोग, हवा में उड़ने वाले पक्षी का नाम सफेद हाथी, लिखिए लिखिए बेटा। तो ये ऐसे बच्चों से तो मास्टर को भी डर लगेगा ना। हाँ तो चलिए, तो हमारे सिलेबस में हार्मोनिक मोशन नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसको शॉर्ट में SHM, और ये SHM ये हरामखोरी वाला शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और बेटा किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने का सही तरीका यही होता है, पहले सिंपल चीजें लाइए। बच्चे को जब पढ़ाया जाता है क ख ग घ, फिर जब शब्द बनवाए जाते हैं
तो बिना मात्रा के, ये पहले आसान ले, घर पर चल, है ना, जल थल नभ, ऐसे शब्द बढ़ाए जाते हैं जिसमें मात्रा का एफर्ट ना लगाना पड़े। घर पर चल, सिंपल, पहले दिन ही नहीं बोला जाता। लिख बेटा युधिष्ठिर, अश्वत्थामा, लिख लिख बेटा लिख, युधिष्ठिर पहले दिन। या फिर इंग्लिश सिखा रहे हो, चल लिख बेटा चेकोस्लोवाकिया, लिख चेकोस्लोवाकिया है, पहले दिन थोड़ी नहीं चेकोस्लोवाकिया लिखवाएंगे उसे। तो चलिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब किस क्राइटेरिया में फिट होने के बाद हम बोलेंगे सिंपल? तो यदि ये वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, हम बोल देंगे भैया सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यदि इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, एक तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, एम्पलीट्यूड यानी ये, और फ्रीक्वेंसी सिंगल होनी चाहिए, जो भी फ्रीक्वेंसी है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी हो। अब दोनों चीज समझाता हूं। सर सिंगल तो हम है, फ्रीक्वेंसी भी सिंगल होती है, या फ्रीक्वेंसी भी कमिटेड हो सकती है, फ्रीक्वेंसी भी वैलेंटाइन बनाएगी, है ना, ये नहीं बना पाएगी। अच्छा समझ गए, जो फ्रीक्वेंसी वैलेंटाइन डे नहीं बना पाए उसे सिंगल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लिखो बेटा, है ना, क्योंकि चलिए बताते हैं सिंगल फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट किसे बोलते हैं। देखिए एक्चुअली आप मुझे बताइए, ये ली स्प्रिंग मैंने, नॉर्मल है अभी, और ये एक सरफेस पे रख दी। अब मैंने इसे 5 सेंटीमीटर दबाया था, याद करो, खींच भी सकते हैं, खींच भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने 5 सेंटीमीटर इसको दबा दिया। अब मुझे बताना, दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ये वाला ऑप्शन, मतलब इधर भी एक स्प्रिंग और इधर भी मान लो एक स्प्रिंग, सेम कॉपी पेस्ट। लेकिन ये स्प्रिंग क्या कर रही है, जैसे मैंने 5 दबा के छोड़ा तो 5 इधर आई, 5 उधर गई, 5 इधर आई, 5 उधर गई, 5 इधर आई, 5 उधर गई, 5 इधर 5 उधर। ये तो इसका हो गया। एक स्प्रिंग जो यहां पर है, यहां पर बनाई देता हूं, जिसे मैंने दबाया, दबा दिया, है ना, ऊपर वाली नहीं बनाई, ये क्या कर रही है, फिर से सुनो, ये क्या था, यहां तक आएगी फिर 5 इधर चली जाएगी, फिर यहां तक आएगी फिर 5 इधर, ये तो ऐसे कर रही है। और ये क्या कर रही है कि 5 दबा तो दिया, लेकिन जब ये इसको ओवरशूट करके यहां आई तो यहां आई 4.5, 4.5। सोचो क्यों, क्या इन्वॉल्व कर दिया मैंने। फिर जब लौट के आई तो फिर यहां 4.5 नहीं पहुंची, यहां 4.25, फिर यहां लौट के आई तो 3.5, यहां आई 3, फिर यहां 2.5, अद्धा पौआ, ऐसे ऐसे चल रही है। सोचो एक्चुअल में तो ऐसे ही होगा। यदि मैं पेंडुलम को ऊपर से एनर्जी ना दूं, सिर्फ यूं छोड़ दूं, तो बेटा गौर से, तो 1 मिनट रुक जा, हाँ, यदि पेंडुलम को यूं छोड़ दूं तो धीमे 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 बताना, एम्पलीट्यूड तो डेड हो रहे हैं इसके, धीमे 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 ये खत्म, लो खत्म। क्योंकि सच्चाई ये है, जब हम ऑसिलेशन मोशन डिस्कस करेंगे तो रेजिस्टिव फोर्सेस भी इन्वॉल्व होंगी, नो डाउट, रेजिस्टिव, जो उसको रेजिस्ट करेंगी। तो 5 इधर गया तो 5 इधर नहीं आ पाएगा। लेकिन अब आप बताइए, इसमें 5 इधर गया लेकिन 4.5 इधर आया, यानी पहली बार एम्पलीट्यूड 5 था, अगली बार एम्पलीट्यूड 4.5 था। एम्पलीट्यूड माने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अगली बार उसका एम्पलीट्यूड 4.5 था, अगली बार मतलब जब वो यहां आया तो हमने एम्पलीट्यूड नोट कर लिया, यार वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 4.5 है। लेकिन फिर अगली बार वो यहाँ 4 तक आया है, अभी तो एम्पलीट्यूड 4.5 था, अब 4। तो बताना, आप डिस्कस करने के लिए ये इजी है या ये इजी है, मतलब इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2। डिस्कस करने के लिए पहला वाला इजी है या दूसरा वाला इजी है, पहला वाला इजी है या दूसरा वाला इजी है, डिस्कस फॉर द डिस्कशन पर्पस। घर पर चल, घर, है ना, पहला वाला इजी है ना। अच्छा, छाया को लगता है दूसरा वाला इजी है, दूसरा वाला इजी है क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा, छाया है नहीं, तो उसमें एक उम्मीद जगी हुई है, सर वही इजी है क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो डेड हो जाएगा। सर सोचो 0 हो जाएगा, फिर तो डिस्कस ही नहीं करना पड़ेगा, है ना छाया, यही अप्रोच से आंसर दिया। क्योंकि छाया ने कहा कि ये ठीक है, क्योंकि मुझे तो ये बचपन से ये लग रहा था कि यही ठीक है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 5 इधर तो 5 इधर, 5 इधर तो 5 इधर, 5 5 5। आपको एम्पलीट्यूड के लिए कोई लूट ही नहीं है। एम्पलीट्यूड इसमें कैसा था, कांस्टेंट था इस वाले में, है ना। या तो बार बार एम्पलीट्यूड के लिए खोपड़ी और मारनी पड़ेगी। अच्छा बताइए, कौन से सवाल आसान होते थे, फर्स्ट बुक उठाई, है ना, सवाल बोल दिया और बाद में लिख दिया एज्यूम सरफेस टू बी फ्रिक्शनलेस, एज्यूम पुली टू बी फ्रिक्शनलेस, एज्यूम स्प्रिंग टू बी मासलेस। वो सवाल आसान होते थे या वो आसान होते थे कि साला फ्रिक्शन कॉफिशिएंट इतना है ना। और बताइए कौन सा आसान होता था। कब आपकी आंखें चमकती थी, कब चमकती थी आंखें, जब G 9.8 लेना हो, जब G 10 लेना हो,
तो सुनिए, आंखें तब चमकती थी हमारी, कंफर्टेबल हम तब होते थे जब सवाल में ये लिखा मिल जाता था, ओ यार सरफेस इज टू बी फ्रिक्शनलेस, मजा आ गया यार। तो चाहे ये इजी है, इसमें 5 इधर गया तो 5 उधर ही जाएगा। आपको अगला एम्पलीट्यूड कितना होगा ये मूड ही नहीं मारना, बताना अगली बार एम्पलीट्यूड कितना होगा 5, अगली बार कितना होगा 5। चलो बताइए, मैंने आपसे कह भी दिया कि ये 5 से इधर 4.5 पे आया, तो है ना, अगली बार यहाँ पे 3.5 ही रह गया, तो अब बताना अगली बार कितना आएगा। आपको तो पता ही नहीं होगा कि अगली बार कितनी और एनर्जी खराब होगी। तो पहली बात, यदि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो आपके मजे ही आएंगे, नुकसान नहीं। मजे यहां आए ना कि यहां आए, 1 में मजे आए। तो एम्पलीट्यूड यदि कांस्टेंट हुआ तो तब मजे आएंगे। तो एक, और ये सिंपल की डेफिनेशन ही तो हुई कि हाँ यार पढ़ना आसान होगा, डिस्कशन करना आसान होगा उसको। छाया जल्दी बता समझ में आया कि नहीं, क्योंकि तेरा ही रिस्पॉन्ड ये था कि ये दूसरा आसान है। कौन सा? हाँ ये, क्योंकि ये डेड हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। ये उल्टा कठिन है, अला एम्पलीट्यूड में मूड और मारो बार बार। दूसरी चीज, फ्रीक्वेंसी सिंगल होनी चाहिए। सिंगल, वो सिंगल नहीं, सिंगल का मतलब एक ही ऑसिलेशन अपनी एक ही फ्रीक्वेंसी पे डटा रहे, अंगद की तरह अपनी फ्रीक्वेंसी को बदले नहीं, फिक्स रहे, एक ही फ्रीक्वेंसी ही आपको सुनने को या देखने को मिले। जैसे मैं ऐसे समझाता हूं, यदि मान लो आप क्या कहते हैं, कोई धम धम बजा रहा है, धम धम धम, मान लो यदि वो हर 16 सेकंड के बाद धम, 16 सेकंड का पॉज, धम, 16 तो ज्यादा हो गए, चलो 4-4 सेकंड के बाद धम धम कर रहा है, धम, फिर पॉज लिया 4 सेकंड का, फिर धम आवाज दे दी, धम। आपको सिर्फ ये सुनना है ना, तो आप बड़े कंफर्टेबली सुन पाओगे, यार ये 4-4 सेकंड के बाद आवाज आ रही है, हर 4 सेकंड के बाद एक आवाज आ रही है ना। अब अचानक उस बारात में दम दम भी बज रहा है, पे 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 भी बज रही है, छन 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 भी बज रही है, वो अपने अंदाज से छन छन कर रहा है, एक वो बजा रहा है तर तर तर। अब कितनी सारी फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दे रही है कान में, साला तुम अब धम धम को तो ढंग से सुन भी नहीं पाओगे। हो गया कठिन? नहीं। बताना आपसे मैं कह दूं कि तुम्हें वो छन 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 भी आ रही है आपके कानों में, आपकी धम धम भी आ रही है, तर 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 भी आती है, पे 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 पे, ये देश है वीर। जब आज तक मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि जब शादी होती है तो अच्छे गाने बजते हैं, नो डाउट, लेकिन इस गाने का क्या रोल है जब बारात में ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का, उस देश का यारो, ओए वहां देशभक्ति के बाण क्यों फूटते हैं, है ना, शादी वाले दिन। तो मुझे लगता है आर्मी में यदि लड़ाई हो कभी तो ये है ना, शादी एक बार क्या कहते हैं, अच्छा जोश के लिए, हाँ वो भी जोश के लिए ही चलता है शायद, है ना, अद्दा हुआ जोश। चलो हाँ, तो अभी समझ में आ गया कि सिंगल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। जब आप एक ऐसे ऑसिलेशन को सुन रहे हो या देख रहे हो जो केवल एक ही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हो, सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हो, ये छन 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 भी पे 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 पे, पे भी चल रही है, और ये वो अपना बजा रहा है, ये अपना बजा रहा है, ठीक है। या एक सिंपल सी बात है, जैसे सपोज करो ये तो ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन होती है, यदि कोई बच्चा मुझसे कन्वर्सेशन कर रहा है तो उसकी आवाज मैंने सुन ली, अब अचानक वो भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है सर मुझे भी समझा दो, मुझे भी बता दो, तो मेरे कान में तो कई सारे फ्रीक्वेंसी घुस गई, है ना। तो मेरे लिए टफ हो गया कि मैं किसका सुनूं पहले। मैं कोई भगवान थोड़ी नहीं हो सकता, मेरे सवाल ही समझ में नहीं है, ये इतने सारे लोग बोलेंगे। तो अभी समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी सिंगल, जीरो तो हो ही नहीं सकती ना, जीरो होगी तो ऑसिलेशन ही नहीं होगा। अब समझ में आ गया कि नहीं, एसएचएम की डेफिनेशन ये है, सिंपल की डेफिनेशन ये है। कितना आसान होगा आपके लिए, सोचो, फिजिक्स ने कितना आसान कर दिया आपके लिए। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट मिलेगा, फ्रीक्वेंसी एक ही मिलेगी। अच्छा, लेटर ऑन जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा, आप ये पाओगे कि जिनमें ये खूबी होती है, ये दोनों, उनका एक्सेलरेशन -x और फोर्स -x के प्रोपोर्शनल होती है। ये हो सकता है अभी ऊपर से जाए, लेकिन बिलीव मी ये भी समझा दूंगा समय के साथ। मतलब जिनमें ये दिस इज द फ्लिप साइड ऑफ एसएचएम। फ्लिप साइड, एक ही सिक्के के दो पहलू है, मतलब यदि ये सिक्के पे एक तरफ लिखा है तो दूसरे पहलू भी आप ही के पास ये भी होगा। जिनमें ये खूबी थ्योरेटिकल होती है, उनमें ये खूबी मैथमेटिकल भी होती है। जिनका एक्सेलरेशन, ठीक है, अब जैसे एक बात, प्रोजेक्टाइल मोशन की आपने डेफिनेशन दे दी, जिसको थीटा एंगल से फेंक दो, अंडर ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। दूसरा मैथमेटिकली जिसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस अंदाज में आए, वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा कि नहीं। मतलब थ्योरेटिकल क्या, थीटा एंगल बना के यदि हम किसी को फेंक दें, है ना, ग्रेविटी कांस्टेंट रहे, एयर रेजिस्टेंस ना हो,
तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ये डेफिनेशन होगी। लेकिन जब हमने उसकी मैथ पढ़ी तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आई थी ना इक्वेशन, फिर हम बोलते थे जिनकी मैथमेटिकल इक्वेशन ये हो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना। ऐसे ही ये तो थ्योरेटिकल हो गया कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो, सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, जिनका एक्सीलरेशन माइनस एक्स, एक्स माने यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, माइनस डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो अभी, माइनस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, एक्सीलरेशन होगा तो फोर्स भी होगा, ये तो है, एफ ही तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। माइनस का मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट उल्लंघन है तो ठीक है, चलो ये बाद में बात करेंगे। इतना समझ में आया है नहीं इतना